नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, कठुआ में बीएसएफ चौकी का किया दौरा, शहीदों के परिजनों से की मुलाकात, वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा। संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ खुला मोर्चा, अब तक 10 याचिकाएं हुई दायर। वक्फ कानून को बताया गया संविधान विरोधी, सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग। वक्फ बिल के विरोध पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी, उत्तर प्रदेश में काली पट्टी बांधना पड़ा भारी, 300 को मिला नोटिस, 2-2 लाख रुपए का ठोका गया जुर्माना। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को राहुल गांधी ने किया संबोधित, आरक्षण को लेकर फिर दिया बयान, बोले जो स्वर्ण नहीं वो इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा विवाद, दिल्ली सरकार पर भड़की आतिशी ने सीएम को लिखा पत्र, तो रेखा गुप्ता ने कहा शिक्षा के व्यवसायीकरण को नहीं करेंगे बर्दाश्त। सबसे पहली खबर में बात अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। अमित शाह के दौरे को लेकर पूरे जिला में सुरक्षा चाक चौबंद है। अमित शाह ने कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की एक चौकी का दौरा किया। कठुआ में बीते 15 दिनों से आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का व्यापक अभियान भी जारी है। अमित शाह राजभवन में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों के परिवारों से भी मुलाकात किए और अनुकंपा के आधार पर चयनित कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। इससे पहले अमित शाह ने बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जम्मू कश्मीर की समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने कानून की कॉपी फाड़ दी। एनसी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने काली पट्टी बांधी और नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही विधायकों ने वक्फ कानून वापस लेने की मांग भी की। 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह जम्मू कश्मीर में है। एक तरफ वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने, दूसरी तरफ वक्फ को लेकर हंगामा मचा हुआ है। क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर की स्थिति को ये लोग अभी स्वीकार नहीं कर रहा। न तो उमर अब्दुल्ला स्वीकार कर रहे हैं और न वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के साथ साथ विपक्ष में बैठे कुछ और पार्टियां कर रही है। इसीलिए इनको बताना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर पहले वाला नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी है और आपको अपनी औकात में रहना पड़ेगा। इसलिए एलजी ने पिछले दिनों 48 अधिकारियों का तबादला किया, जिससे उमर अब्दुल्ला परेशान हो गए। लेटर लिखा केंद्र सरकार को, अमित शाह को भी लेटर लिखा, गृह मंत्री हैं और बार बार वो लेटर लिखते हैं पीएम मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को। तो इन लोगों को लेटर लिखा कि भाई जल्दी से फैसला कीजिए कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट हमारे पास है, क्योंकि पिछले दिनों से उमर अब्दुल्ला भी थोड़ा ज़्यादा उछल कूद मचा रहे थे, अलग अलग जगहों पर जाते। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे कि अभी तक जम्मू कश्मीर में वो व्यवस्था नहीं हुई है कि सीएम को क्या अधिकार होगा, एलजी को क्या अधिकार होगा। तो इन मामलों से कश्मीर की समस्या ये लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित हुआ संसद से, अब तो कानून भी बन गया, तो उसको लेकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अंदर जो हंगामा हुआ है उसके ऊपर भी एक्शन की तैयारी चल रही है। इन लोगों को बार बार कहा गया कि आप लोग प्रवोक मत करो, यहां पर हम 2019 से पहले की व्यवस्था अभी लागू नहीं करेंगे, क्योंकि 2019 के बाद जो सुधार हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं और मुसलमानों के अतिरिक्त जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, यानी कि हिंदुओं के साथ जो पहले अत्याचार हो रहे थे वैसे अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए घाटी की व्यवस्था जब तक अनुकूल नहीं होती है तब तक फिर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभी इन लोगों को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो गया, चीफ मिनिस्टर भी बन गए। अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ओवरऑल किसी का ट्रांसफर करने का, किसी की पोस्टिंग का, हमारे अपने अधिकारी हमारे साथ हो, ये सारी व्यवस्थाएं इनके पास चला जाए ताकि फिर से वो वही रोशनी लैंड घोटाला, क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला, ये घोटाला करके जमीन हड़पने की नीति, ये सारे जो लूटपाट मचा के रखे थे और वहां आतंकवाद पैदा कर रहे थे, इन सब पर
फिर से खुली छूट मिल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए अमित शाह गए हैं, वहां पर एलजी से भी मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर के अभी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी एक साफ तौर पर नसीहत दे रहे हैं कि अपने नेताओं को समझाओ। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, ये जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जिस तरीके से हंगामा खड़ा करके रखते हैं, ये इन लोगों को समझाओ, नहीं तो फिर आगे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की स्थिति नहीं रहेगी। फिर से वो अधिकार भी छीन लिए जाएंगे जो कुछ समय पहले दिए गए हैं। ये पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये तीनों जगह पर मुख्यमंत्री की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्ण राज का दर्जा मिल गया है कि आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। जी। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। बता दें कि याचिका में जमीयत उलमाए हिंद ने वक्फ कानून को देश के संविधान पर सीधा हमला बताया है। वक्फ कानून को लेकर ओवैसी ने कहा कि यह कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने बिल की कॉपी भी फाड़ दी थी। विरोध तो सर समझ में आ रहा है, याचिकाएं भी दाखिल हो रही है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, स्थितियां बदल चुकी हैं और ये लोग इस कानून को अटकाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। ये जो बार बार मांग करते हैं कि अर्जेंट हियरिंग होना चाहिए, अर्जेंट हियरिंग किस बात का होना चाहिए, क्यों अर्जेंट हियरिंग की जरूरत पड़ी है? क्योंकि वक्फ कानून चेंज हुआ है और कानून चेंज हुआ है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में अभी समय लगेगा। ट्रिब्यूनल बनेंगे, वक्फ काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम रखना मजबूरी है अब नए कानून के अनुसार। उसके बाद महिलाओं को भी 2 महिलाएं वक्फ काउंसिल में होगी, ये व्यवस्था की गई है नए कानून में। इसलिए कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं हैं, अलग अलग संगठनों में काम कर रही है, वो इस बिल का पुरजोर समर्थन कर रही है। तो इन लोगों को लगता है इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद इन लोगों के पास जो वक्फ की प्रॉपर्टी पड़ी है, ओवैसी जैसे लोगों के पास, ये मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने वाली राजनीतिक पार्टियों के मुस्लिम नेताओं के पास, उन सब पर धीरे धीरे अटैक होना शुरू होगा। कार्रवाई शुरू हो इससे पहले हम ऐसी व्यवस्था कर लें ताकि सुप्रीम कोर्ट से कोई एक अंतरिम आदेश पारित हो जाए कि भाई देखो, संविधान के विरोधी है ये कानून, इसकी तो सुनवाई के बाद इस पर फैसला आएगा। लेकिन अभी जो इन लोगों की समस्या है कि मौलिक अधिकार के खिलाफ है, ये मुसलमानों को किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करने वाली है, ये उनके धार्मिक अधिकार के खिलाफ है, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जज कन्विंस हो जाए, इसलिए बड़े बड़े वकीलों की फौज इकट्ठी की गई है। और कन्विंस करने के लिए अर्जेंट हियरिंग होना जरूरी है। जैसे अभी वर्शिप एक्ट पर 2020 से मामला चल रहा है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज अर्जेंट हियरिंग की बात नहीं किए। लेकिन जैसे ही 2024 में संभल का मामला आया, जमीयत उलेमाए हिंद पहुंची, उसके बाद ओवैसी पहुंचा, अर्जेंट हियरिंग शुरू हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिन्होंने कहा है कि कंसीडर करेंगे इसको, लेकिन आगे फैसले तो नहीं आने चाहिए, ना अंतरिम फैसले आने चाहिए, क्योंकि इनकी घबराहट इसी बात को लेकर है कि जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद हमारे ऊपर ही सबसे पहले निशाना साधा जाएगा। जी। इस खबर में बात योगी एक्शन की। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई है। कई विपक्षी दल इस्लामिक संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विधेयक पास होने के बाद देश के कई शहरों में जश्न का माहौल देखा गया, तो कई शहरों में जमकर विरोध किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में लोगों को बिल का विरोध करना भारी पड़ गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद 300 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार और लोगों की पहचान भी की जा रही है, यानी संख्या बढ़ सकती है। जारी नोटिस में प्रदर्शनकारियों से 16 अप्रैल को अदालत में पेश होने के बाद 2-2 लाख रुपए का मुचलका भरने को भी कहा गया है। जिस तरीके का एक्शन उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, क्या लग रहा है, किस तरीके का मैसेज जा रहा है? देखिए, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, हर जगह पर ये एक्शन हो रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में 200 लोगों को नोटिस भेजा गया, मुरादाबाद में एक्शन हुआ, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको इग्नोर कर दिया गया। लेकिन जहां पर भी हंगामा करने की कोशिश की, डिटेन किया गया। गुजरात में AIMIM ओवैसी की पार्टी है, इसके 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अगले दिन छोड़ दिया गया। लेकिन ये बताया गया कि देखो, प्रोटेस्ट करने के तरीके जो लोकतंत्र में हैं वैसे ही प्रोटेस्ट करो,
हंगामा नहीं खड़ा कर सकते, सड़कें जाम नहीं कर सकते, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकते, लोगों को परेशान नहीं कर सकते। अगर ऐसी स्थिति आई तो कार्रवाई होगी, क्योंकि हर मुद्दे पर जब सड़क पर आकर समाधान की कोशिश करोगे तो फिर संसद की क्या जरूरत है, पुलिस थाने की क्या जरूरत है, जुडिशरी की क्या जरूरत है। एक तरफ तुम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हो, याचिका दायर करते हो, मतलब ये कहने की कोशिश करते हो कि हमें संविधान, कानून, न्यायपालिका पर भरोसा है। अगर तुम्हें भरोसा है तो इंतजार करो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। पहले दबाव डालने की कोशिश की जब ये कानून पारित हो जाना था, लेकिन जब पारित हो गया, मुहर लग गई राष्ट्रपति की, तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद एक तरफ तुम कहते हो कि संविधान के अनुसार चलेंगे और संविधान की दुहाई देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हो, और दूसरी तरफ सड़क पर हंगामा खड़ा करते हो। तो ये कंट्राडिक्टरी चीजें नहीं चलेगी। एक, या तो विश्वास कर लो या तो इस विश्वास को तोड़ दो। अगर तोड़ोगे तो फिर उसी तरह से तोड़े जाओगे जैसे योगी तोड़ रहे हैं, जैसे अलग अलग स्टेट में ये प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन के बाद एक्शन लिए जा रहे हैं। जी। और अब बात राहुल गांधी की। बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। अपने भाषण में राहुल गांधी जातीय समीकरण साधते हुए नजर आए। उन्होंने यहाँ जातीय जनगणना पर बात की और कहा कि इस देश में अगर आप स्वर्ण नहीं हो तो द्वितीय दर्जे का नागरिक हो। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को एक क्रांतिकारी कदम भी बता दिया और आरोप लगाया कि इसी वजह से आरएसएस और भाजपा इसे रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई शक्ति अब जातीय जनगणना को होने से नहीं रोक सकती। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इसी दौरान पार्टी के दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। क्या वजह है कि बार बार जब भी कोई फंक्शन होता है, अगर स्पेशली कांग्रेस की बात करें तो कार्यकर्ताओं में तो झड़प देखने को मिलती ही है, आपस में जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी मारपीट करने लगते हैं? ये राहुल गांधी के नेतृत्व का असर है। राहुल गांधी ये देख नहीं पाते कि हमको किसे किस भूमिका में देनी चाहिए। बिहार की राजनीति में राहुल गांधी अभी नए नए हैं। बिहार की राजनीति को वो समझ नहीं पाते, क्योंकि अभी जिस तरीके से के नेताओं से घिरे रहते हैं राहुल गांधी, चाहे तो वो साउथ की पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझते हैं या पॉलिटिक्स समझते ही नहीं है, केवल मैनेजमेंट और चाटुकारिता करते हैं। केसी वेणुगोपाल को पता नहीं है कि बिहार में पॉलिटिक्स कैसे चलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल जितनी राजनीति सीखे होंगे उतनी राजनीति वहां के चाय की दुकानों पर चर्चा में पता चल जाता है। इसलिए ये समझ नहीं पाए कि कन्हैया कुमार को आगे बढ़ा के हम कौन सा कांग्रेस का उत्थान कर लेंगे। नेता नाराज हैं क्योंकि कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी से आया हुआ है और इतने कम समय में आप किसी नेता को इस लेवल पर नहीं ले जा सकते जहां वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पहले से इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने जो कन्हैया कुमार को वहां पर प्लेस किया है उससे परेशानियां बढ़ गई है। अब सदाकत आश्रम में भी चर्चा इसी बात की है कि क्या सदाकत आश्रम की जिम्मेदारी भी कन्हैया कुमार को दे देंगे। तो हंगामा तो होना ही है। हंगामा कांग्रेस के अंदर भी है, झगड़े हैं, मारपीट है, और उसके बाद हंगामा कांग्रेस के बाहर महागठबंधन में भी है, जो लालू प्रसाद यादव भी नाराज और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टियां भी नाराज कि महागठबंधन में कांग्रेस अलग राग क्यों अलाप रही है। जातीय जनगणना की बात है। राहुल गांधी ये जातीय जनगणना, सवर्ण, दलित, पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बता देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में ये जो दिखाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर रखे हो मल्लिकार्जुन खड़गे को और कहते हो दलित नेता, वो दलित तो है नहीं, वो तो अब सामंतवाद वाला सामंती हो गया है। वो करोड़ों की संपत्ति रखे हुए है, उसका बेटा मिनिस्टर, खुद इतने बड़े पद पर। लेकिन फिर भी अगर जातीय आधार पर राहुल गांधी ये बताएं कि क्या वो अपने जो कुल खानदान की बात करते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण, तो अगर ब्राह्मण हैं तो वो दलितों को कहां आगे बढ़ा रहे हैं जिस पार्टी का मुखिया ही ब्राह्मण हो। लेकिन अगर वो अपने पैतृक परिवार के कुल से आते हैं तो वो अपनी जाति किस आधार पर निर्धारित करेंगे, ये उनके परिवार में ही कंफ्यूजन है। जातीय जनगणना बढ़ा के बता के ये लोग फिर से वही जातिवादी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ राजनीति की दिशा जातिवादी नहीं अब हिंदुत्ववादी हो गई है। इसलिए बिहार में नीतीश कुमार ने
जब सेकुलरिज्म का चोंगा फेंक दिया, चिराग पासवान ने फेंक दिया, तो फिर इसका मतलब है कि उन लोगों को पता चल गया है बिहार के चुनाव में भी हिंदुत्व चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा। जी, आखिरी खबर में बात दिल्ली की। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल एसी, ऑनलाइन क्लास और स्कूल के डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर मोटी फीस वसूल रहे हैं। स्कूल अभिभावकों से निजी पब्लिशर्स की किताबें और ड्रेस लेने का भी दबाव बना रहे हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। इसको लेकर दिल्ली की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में बड़ी फीस के मुद्दे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी भी लिखी है। तो दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता ने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली में शिक्षा के व्यवसायीकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में ये प्राइवेट स्कूल का विवाद क्या है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है। भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से ये मुद्दा नहीं उठा पाई क्योंकि अरविंद केजरीवाल का प्राइवेट स्कूल का धंधा बंद हो चुका है। अब वो सरकार में है नहीं। प्राइवेट स्कूलों के साथ साठगांठ करके ये मनीष सिसोदिया को बनाया गया था। एक साइज घोटाला सिर्फ नहीं है, ये प्राइवेट स्कूलों के साथ भी साठगांठ करके करोड़ों करोड़ की कमाई आम आदमी पार्टी की होती थी। और ये इसे पता है कि कैसे प्राइवेट स्कूल से मैनेज किया जाता है, कैसे पब्लिशर्स हर साल बदले जाते हैं। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हाई कोर्ट ने भी कहा यूनिफॉर्म चेंज क्यों करते हो हर साल? अगर कोई बच्चे एक ही यूनिफॉर्म 2-3 यूनिफॉर्म लिया और उसके बाद अगले साल भी उसे वो सुरक्षित रखे हुए यूज कर सकता है, तो फिर आप यूज करने क्यों नहीं देते? उसी तरीके से पब्लिशर्स बदलना, किताब वही है, सिलेबस वही है, सिलेबस में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, तो पब्लिशर्स बदलेंगे क्यों? क्योंकि पब्लिशर्स नहीं बदलेंगे तो वो पहले वाली किताबें जो लोगों ने खरीदा था वो ट्रांसफर किया जाएगा। पहले ऐसा ही होता था, आप छठी से 7वीं में गए तो अपनी छठी की किताब किसी और को दे दिए, उससे यूज हो जाता था। ये प्राइवेट स्कूल का धंधा है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया नहीं। ये उन्हीं घोटालों के चक्कर में रह गए कि शिक्षा घोटाला हुआ, स्कूल घोटाला हुआ, ये सारे घोटालों में ही लगे रहे। ये गठबंधन को नहीं देख पाई। अब सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं है, पब्लिशर्स उसकी बात नहीं सुनेंगे। अब न ही प्राइवेट स्कूल उसकी बात सुनने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की नई नई सरकार बनी है, उसे पता नहीं है कि ये कैसे चलता है, रैकेट कैसे चल रहा था। यह आतिशी को पता है क्योंकि ये तो मनीष सिसोदिया के साथ काम करती थी। जब मंत्री नहीं थी तभी भी मनीष सिसोदिया के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट पर ही काम करती थी, तो इसलिए इसे पता है कि ये धंधा कैसे चलता है। इस रैकेट से अब इसे बाहर कर दिया गया, चिढ़ मच गया, तो इसने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब सवाल उठा के इन्होंने अच्छा किया है। रेखा गुप्ता ने जो बोला है इसका मतलब है कि ये व्यवसायीकरण नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली की ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल हैं वो 1 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर उसी तरीके से जैसे हॉस्पिटल को मिला है, ये जमीन लेकर बैठे हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस का कोटा इसके यहाँ रहता है। और अब इनके मैनेजमेंट में भी सरकार दखल देगी, कोर्ट के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी इसे मैनेज करने की कोशिश की जाएगी कि आप मनमानी तरीके से लोगों को परेशान नहीं कर सकते, बच्चों को परेशान नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।